रहीम नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमने आर्टिकल नंबर 69 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने जनरल असेसमेंट की बात की थी। जनरल असेसमेंट के बाद अब हम देखने लगे हैं स्पेशल असेसमेंट को। स्पेशल असेसमेंट डील करती हैं आर्टिकल नंबर 70 से 73 तक। इसमें सब सेक्शंस भी कुछ मौजूद हैं। स्पेशल असेसमेंट का सेक्शन नंबर 70 अगर हम देखें तो वो बताता है कि जो स्पेशल असेसमेंट है वो फॉलोइंग केसेस में की जा सकती है। ये जो केसेस दिए गए हैं, जब स्पेशल असेसमेंट कब की जाती है, जब किसी असेसमेंट की फॉर्म में कोई तब्दीली आ जाए, कोई ज़मीन बेच दी जाए, उसको लीज पे दे दिया जाए, या कोई ज़मीन गवर्नमेंट को दे दी जाए, या जब कोई जो असेसमेंट है कैंसिल कर दी जाए, या कोई असेसमेंट ऐसी है जिसको लैंड ओनर मानने से रिफ्यूज़ कर दे, या उसकी मैनेजमेंट का टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाए, या कभी ये हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर कोई फ्लड आए, कोई सैंड आए, कोई ड्रॉट आए, या कोई और नेचुरल डिजास्टर आए जिसकी वजह से उसकी लैंड की वैल्यू चेंज हो जाए, तो तब भी स्पेशल असेसमेंट की जा सकती है। इसके अलावा जब नेचुरल प्रोडक्ट से होने वाला जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स जिनमें फॉरेस्ट है, फिशरीज हैं, मिल्स हैं, इसको कैलकुलेट नहीं किया गया था असेसमेंट में, तो फिर इनको कैलकुलेट करने के लिए स्पेशल असेसमेंट की जा सकती है। या एक ज़मीन है जो किसी दौर में वेस्ट थी या बैरन थी, बंजर थी, वो बाद में प्रोडक्टिव हो गई, तो पहले तो उसके ऊपर रेवेन्यू नहीं देना था उसने क्योंकि वो बंजर थी। अब वो बंजर नहीं रही, जरखेज़ हो गई, तो उसके ऊपर रेवेन्यू लागू होगा, तो उसके लिए भी रीअसेसमेंट करना ज़रूरी होगा। इन रीअसेसमेंट को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही असेस करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे मेन अथॉरिटी होगी, ठीक है। देन हम देखते हैं, अच्छा प्रोसीजर वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा ना, सारा प्रोसीजर वही होगा। देन हम आर्टिकल नंबर 70A देखते हैं। 70A डील करता है डिटर्मिनेशन, वो दूसरा इनहेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम रबी 1982 टू 83। रबी के सीज़न 1982 से 83 वाले रबी के सीज़न से लेकर जो इन्हेंसमेंट बढ़ सकती है वो कितनी बढ़ सकती है, कितनी बढ़ेगी। वो कहता है लैंड रेवेन्यू जो है उसको ज़मीन के साइज़ के लिहाज से एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू आफ्टर रबी 1982-83 कितना होगा वो हमने देखना है। वो कहता है कि अगर उस शख्स के पास जो ज़मीन है वो 2.5 एकड़ से 12.5 एकड़ इरीगेटेड है, या 5 से 25 एकड़ अनइरीगेटेड है। ये गौर करें, 2 से 2.5 एकड़ इरीगेटेड है या 5 से 25 एकड़ अनइरीगेटेड है, तो उसके पास कितना इंक्रीज होगा एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू का? 50%। अगर 12.5 से 25 एकड़ इरीगेटेड है और 25 से 50 एकड़ अनइरीगेटेड है, तो कितना इंक्रीज होगा एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू में? 100%। अगर 25 से 50 एकड़ इरीगेटेड है एंड 50 से 100 एकड़ अनइरीगेटेड है, तो कितना इंक्रीज होगा? 200%। अगर 50 एकड़ इरीगेटेड है, 50 एकड़ से ज़्यादा इरीगेटेड है, या 100 एकड़ से ज़्यादा अनइरीगेटेड है, 100 एकड़ से ज़्यादा, यहाँ 100 एकड़ तक था, ऊपर 100 एकड़ तक था, यहाँ 100 एकड़ से ज़्यादा की बात हो रही है, तो देन इंक्रीज़ कितना होगा? 300% होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई। ये एमसीक्यूज़ के लिए अहम है, ये सारे आपने याद रखने उसके लिए। देन सेक्शन 70B को देखते हैं। सेक्शन 70B डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप को। डिटर्मिनेशन ऑफ किसके? लैंड ओनरशिप को। वो कहता है लैंड ओनरशिप को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने जैसे ऊपर कैलकुलेशन देखी कि मैंने कहा कि 2.5 एकड़ से 5 एकड़ अनइरीगेटेड कितने के बराबर है? 5 से 10 एकड़ इरीगेटेड। इससे क्या अंदाज़ा होता है कि एक इरीगेटेड जो है लैंड का जो एकड़ है वो 2 अनइरीगेटेड के इक्वल है, ठीक है। 1 एकड़ इरीगेटेड 2 एकड़ अनइरीगेटेड के इक्वल है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूटिलाइज होता है इनको डिटरमाइन करने के लिए। वो कहता है कि तमाम जो लैंड है जो किसी पंजाब में रहने वाले पर्सन के पास या पंजाब से बाहर वाले पर्सन के पास मौजूद है, वो लैंड काउंट होती है इसमें। एक शख्स पंजाब का रहने वाला है और ज़मीन जो है पंजाब के अंदर है या पंजाब के बाहर है, ठीक है, वो काउंट होगी। इसमें से काउंट कौन सी नहीं होगी ज़मीन, निकलेगी कौन सी, एक्सेप्शन किसकी है? वो ज़मीन
जो किसी रिलीजियस या स्पेशल यूज़ लैंड के लिए दी गई है या किसी अर्बन पर्पज़ के लिए दी गई है, या कोई शामलात वगैरह बनाई गई है, 25 एकड़ तक इसमें हो सकती है ये ज़मीन, ये माफ़ी, ठीक है, तो उसको माफ़ी दे दी जाएगी। लैंड ओनर जो होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, वो कहता है जो गवर्नमेंट की लैंड की गारंटी दे रहा है, गवर्नमेंट ने उसको लैंड प्रोवाइड की थी, उसकी गारंटी दे रहा है, अलॉटी है, गवर्नमेंट ने अलॉट की है उसको कुछ ज़मीन, या पर्सन जो जिसने ज़मीन इस पे दे दी है, मोर्टेग पे दे दी है, मोर्टेग मतलब कि गिरवी रख दी है, या वो पर्सन जिसके पास परमानेंट राइट है, इसको तो आपको पता ही है, जो परमानेंट ऑनर होगा वो तो ऑनर ही होगा, ठीक हो गया। इसके बाद 70C को देखते हैं। 70C डील करता है ड्यूटी टू रिपोर्ट इंक्रीज इन लैंड ओनरशिप। हो सकता है कि एक शख्स की पहले लैंड कम थी और बाद में क्या होता है वो ख़रीद लेता है, या कोई भी काम होता है किसी भी तरह से उसकी ज़मीन और आ जाती है उसके पास, इनहेरिटेंस के थ्रू आ जाती है। अगर कोई शख्स इफ़ अ पर्सन acquires land more land after 10 नवंबर 1975, अगर कोई शख्स है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है तो उसकी ओनरशिप बढ़ जाती है किसी एक पटवार सर्कल में उसकी ओनरशिप बढ़ जाती है आफ्टर 10 नवंबर 1975 के बाद। उसके बाद की बात हो रही, पहले की बात नहीं हो रही। अगर किसी शख्स की ज़मीन बढ़ जाती है तो उस शख्स को फिर क्या करना चाहिए, उस शख्स को रेवेन्यू अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। और अगर वो ऐसा इन्फॉर्म नहीं कर सकता या वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मुझे मेरे पास ज़मीन इतनी नहीं आई या कम आई है या आई ही नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, तो उसके ऊपर वो कानून लागू होगा जो 54A में लागू हुआ था। 54A में आपको मैंने बताया था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करने की बेस पे क्या होता है, जुर्माना भी हो सकता है और कैद भी हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन 70D। 70C तो डील करता था ड्यूटी टू रिपोर्ट, बल्कि 70C ड्यूटी टू रिपोर्ट की बात करता था, और 70D डील करता है करेक्शन की बात करता है, करेक्शन ऑफ एग्जाम्पशन आर असेसमेंट। अगर एक लैंड ओनर ये सोचता है कि उसकी एग्जाम्पशन या उसका असेसमेंट रेट जो हुआ है वो गलत है, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर के पास अप्लाई कर सकता है। अगर उसे लगता है एग्जाम्पशन या असेसमेंट रेट गलत है तो वो किसको अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट कलेक्टर को अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा, फिर इंक्वायरी हेल्ड करेगा, नोटिस इशू करेगा और वो रिकॉर्ड जो होगा उसको ठीक कर देगा। इसके अलावा वो सो मोटो एक्शन भी ले सकता है खुद ब खुद अगर उसे लगे कि ये काम गलत हो रहा है। इसके अलावा वो दूसरी बात ये कहता है कि फाइनल अब ना कोई इशू हुआ है, सो मोटो एक्शन लेने से पहले वो 15 दिन क्या करेगा, एक नोटिस देगा, ठीक है, जहाँ तक बात होगी। इसके बाद 70E को देखते हैं, पावर ऑफ द गवर्नमेंट। और 70E को पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग एग्जाम्पशन और असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, असेसमेंट और एग्जाम्पशन के हवाले से जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने देखनी है। वो कहता है गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे कोई भी मेथड या रूल प्रिस्क्राइब कर सकती है इन पर्पसेस के लिए। कौन कौन से पर्पसेस के लिए, एग्जाम्पशन पर्पसेस के लिए और लैंड रेवेन्यू रेट पर फिक्स करने के लिए। गवर्नमेंट के लिए ये दो पावर्स हैं, एग्जाम्पशन प्रोवाइड करना, लैंड रेवेन्यू एक्ट्स प्रोवाइड करना। और ये सेक्शन भी आपने याद रखनी, पहले हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पशन कहाँ पे 56A में होती है और लैंड रेवेन्यू फिक्स कहाँ पे होते हैं, 70A में होते हैं। बाकी ये मैं एक रूल के हवाले से आ जाता है, 71 डील करता है रूल मेकिंग के हवाले से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब कि इस तरह का पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं था वो। गवर्नमेंट रूल बना सकती है किस पर्पसेस के लिए, नेट एसेट्स ऑफ मनी वैल्यू के लिए, असेसमेंट मेथड्स को डिसाइड करने के लिए, या एग्जाम्पशंस के लिए या इम्प्रूवमेंट्स के लिए, असेसमेंट अनाउंस करने के लिए, रेट्स अनाउंस करने के लिए कि किस रेट पे असेसमेंट की जाए। ये असेसमेंट के हवाले से रूल की बात हो रही है। वो पहले हमने पढ़े तो जनरल रूल की बात हो रही थी, रेवेन्यू ऑफिसर्स के हवाले से रूल की बात हो रही थी। अब ये जो रूल बनाए जाते हैं इनके लिए कुछ तो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये रूल बनाए जाते हैं पहले, फिर इनका एक ड्राफ्ट जो होता है उसको पब्लिश कर दिया जाता है ताकि पब्लिक को उससे रोशनाई हासिल हो सके। ये पब्लिश कहाँ पे किया जाता है, पंजाब जनरल क्लास एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। पंजाब जनरल क्लास एक्ट 1956 के तहत इसको क्या कर दिया जाता है, ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जाता है। इसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। वो कहता है कि गवर्नमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद
कोई भी एग्जेक्टिव इंस्ट्रक्शंस रेवेन्यू ऑफिसर को दे सकते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली रेवेन्यू ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है रेवेन्यू ऑफिसर को, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। गवर्नमेंट डायरेक्टली देती है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद इंस्ट्रक्शन देती है। और ये जो इंस्ट्रक्शन हैं इनके लिए ज़रूरी है कि ये एक्ट के साथ कंसिस्टेंट हों, एक्ट के ख़िलाफ़ ना हो, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है उसके मुताबिक हो। यहाँ तक हमारे हो गए हैं स्पेशल असेसमेंट के जो सेक्शंस हैं सारे कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन किस तरह से होती है। जज़ाकल्लाह।